Hello all. So this is this lecture 2 for unit 2, that is ecosystem. In the previous lecture, we have read about the importance of light for plants, and now we will start with the importance of light for animals. So the first is the metabolism, how light affects the metabolism of animals. Light controls the physiology and metabolism of animals by affecting their enzymatic activity. So, as we all know, we humans also we have several enzymes present in our body which work at a certain temperature and pH. So, light helps to control the temperature of the body, and they helps to control the physiology and metabolism by affecting their enzymatic activity. I hope it's clear कि मेटाबॉलिज्म जो हमारा होता है वो एंजाइमेटिक मतलब एंजाइमेटिक एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होता है कि कैसे एंजाइम्स एक्ट कर रहे हैं। तो लाइट क्या करती है, लाइट हेल्प्स टू डिसाइड द बॉडी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, कि क्या हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है या एनिमल्स की बॉडी का क्या टेम्परेचर है। उस स्पेसिफिक और हर एंजाइम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच पे वर्क करता है। तो इस दिस इज हाउ लाइट अफेक्ट्स आवर मेटाबॉलिज्म। Next is vision. Obviously, without light, it is very difficult to see anything, so it is required by all animals. Clear? Next is pigmentation. The process of pigmentation on the skin color depends on the natural light source. जैसे कि हमारे स्किन में भी एक पिगमेंट होता है, दैट इज मेलानिन। तो उसके वेरिएशन से ही हमारी स्किन डार्क, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मेलानिन प्रोड्यूस हो रहा है उससे ही हमारी स्किन का कलर, दैट इज समवन इज डस्की समवन इज फेयर, तो वो दैट इज बिकॉज ऑफ द मेलानिन। तो ऐसे ही एनिमल्स में जो पिगमेंटेशन होता है या उनका स्किन का जो कलर होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल लाइट सोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन। Different animals respond to different duration of light exposure for their breeding activities. So every animal has a certain time period at which they reproduce or they practice breeding activities. So that is dependent on the light duration. Yeah, different duration of light exposure they are getting. तो ये उनका ब्रीडिंग सीजन भी डिपेंडेंट होता है लाइट पे। नेक्स्ट इज द सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम क्या होता है? डेली रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमल्स टूवर्ड्स द लाइट कंडीशन इज नोन एज सर्केडियन रिदम। तो कैसे एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स द लाइट, उनका एवरीडे रिस्पॉन्स एक वो एक साइकिल होता है, लाइक किस वे में वो रोज अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनका जो डेली रिस्पॉन्स होता है उसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दस इट इज अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल एक्शन है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि वो किस ड्यूरेशन ऑफ डे में व्हाट विच प्रैक्टिसेस विल कैरी आउट, या उनका डेली रूटीन क्या रहता है। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दे आर अ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट फॉर एनिमल्स। नेक्स्ट इज temperature. Next abiotic factor which we'll be studying is temperature. So now what about temperature? Wait a second. Importance of temperature for plants. First is metabolism. Temperature increases physiological activities. Thus, the type of plants that grow in a desert ecosystem are different from the type of plants in a forest ecosystem and an aquatic ecosystem. तो टेम्परेचर जो होता है, हमने पहले भी पढ़ा था कि वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, कि हाउ अ पर्सन और एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शनिंग। तो टाइप ऑफ प्लांट्स जो एक डेजर्ट इकोसिस्टम में होंगे वो बहुत अलग होंगे फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट्स जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होंगे या फिर एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में होंगे। तो वो क्यों अलग होता है? बिकॉज इन तीनों जगहों पे टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो प्लांट्स की फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होंगे तीनों जगहों पे, बिकॉज वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्लियर? द नेक्स्ट इज ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। टेम्परेचर ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स नीड अ डिफरेंट रेंज ऑफ टेम्परेचर्स फॉर देयर ग्रोथ।
Summer growing plants are different from winter season growing plants. This is self explanatory, quite obvious कि हर प्लांट के अपने अपने नीड्स हैं फॉर द टेम्परेचर इन विच दे कैन ग्रो. कुछ प्लांट सिर्फ समर में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट सिर्फ विंटर्स में ग्रो करते हैं. तो वो मतलब क्यों सिर्फ समर्स और विंटर्स में ग्रो करते हैं? बिकॉज समर्स का टेम्परेचर अलग होता है, विंटर्स का टेम्परेचर अलग होता है. तो जिनको समर्स का टेम्परेचर सूटेबल होता है या फिर जो जिनकी रिक्वायरमेंट हायर टेम्परेचर की होती है, दे विल सर्वाइव इन और दे विल ग्रो इन समर सीजन. और जिनकी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कम होती है या फिर जिन्हें एक लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर ग्रोथ, वो विंटर सीजन में ग्रो करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज द थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन. दिस द बेस्ट एग्जाम्पल इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम. Thermal stratification क्या होता है? The organisms growing at the surface layer are different as they need more temperature and light than the organisms that grow at a deeper level in an aquatic ecosystem. First of all, हम ये समझेंगे कि thermal stratification क्या होता है. जब हम एक aquatic ecosystem को देखते हैं या कोई भी एक pond, lake को देखते हैं, तो due to the variation in temperature, वहां पे क्या होगा कि सबसे ऊपर जो वाटर प्रेजेंट होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, वहां पे लाइट भी ज्यादा पहुंच रही होगी एज कम्पेयर टू द वाटर एट द डेप्थ. जो बॉटम में वाटर होगा वहां पे लाइट बहुत कम या नहीं पहुंचेगी और वहां का टेम्परेचर भी होगा जो लोअर होगा दैन द अपर मोस्ट लेयर. तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो लेक होती है या जो हमारा वाटर इकोसिस्टम होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम या फिर लेक इकोसिस्टम, उसमें क्या होता है कि लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं. दे फॉर्म लेयर्स. एक टॉप मोस्ट लेयर होती है, एक मिडल लेयर होती है, एक बॉटम लेयर होती है. देयर आर नेम्स फॉर दीज लेयर्स बट यू डोंट हैव टू नो दैट. आपको क्या करना है, ये समझना है कि हमारी वाटर बॉडी लेयर्स में डिवाइड हो जाती है. तो जब वो लेयर में डिवाइड होती है तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है या जो सरफेस लेयर होती है, वहाँ पे टेम्परेचर अलग होता है, वहाँ पे अमाउंट ऑफ लाइट भी अलग होती है एज कम्पेयर टू द अदर टू लेयर्स. सरफेस लेयर पे लाइट ज्यादा आ रही होगी, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स अलग होंगे या वहाँ पे अलग टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करेंगे रादर देन जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है या और वहाँ पे टेम्परेचर भी लो है, तो वहाँ पे अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स प्रेजेंट होंगे. प्लांट्स तो वहाँ रेयरली या फिर नहीं प्रेजेंट होंगे बिकॉज वहाँ पर सनलाइट पहुंच ही नहीं रही है, तो वहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है, तो प्लांट्स विल नॉट सर्वाइव. बट जो डिकम्पोजर्स होंगे या स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट इन द बॉटम मोस्ट लेयर. तो थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन किस वजह से हो रहा है? टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. वाटर में टेम्परेचर वेरी कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में, जिसकी वजह से वो लेयर्स फॉर्म कर रहे हैं. स्ट्रैटिफाइड इकोसिस्टम हो जाता है वो एक, या फिर वो लेक स्ट्रैटिफाइड हो जाती है. स्ट्रैटिफाइड मतलब वो लेयर्स में डिवाइड हो जाती है. तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का लेते हैं थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन का, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर ग्रोइंग एट सरफेस लेयर्स आर डिफरेंट as they need more temperature and light than the organisms that grow at a deeper level in an aquatic ecosystem. यही मैंने आपको भी समझाया कि जो सरफेस लेयर पे ऑर्गेनिजम्स होंगे वो अलग होंगे जो डेप्थ पे ऑर्गेनिजम्स होंगे उनसे, क्योंकि दोनों के टेम्परेचर नीड्स भी अलग है, वहां पे लाइट भी अलग अलग पहुंच रही है. दिस इज द रीजन. तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर प्लांट्स. आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर एनिमल्स. बेस्ड ऑन द नीड फॉर टेम्परेचर, एनिमल्स आर कैरेक्टराइज इनटू टू टाइप्स. दो टाइप के एनिमल्स होते हैं विच इज ऑन द बेसिस ऑफ नीड ऑफ टेम्परेचर. एक होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जिनको हम एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं. एक होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिन्हें हम एक्टोथर्मिक एनिमल्स बोलते हैं. तो अब ये दोनों क्या होते हैं? warm-blooded animals maintain their body temperature at a constant level. Their body temperatures does not change with the environment's temperature. वो होते हैं हमारे warm-blooded animals. Examples क्या क्या हैं? Mammals, birds, etc. तो warm-blooded animals क्या होते हैं? जो अपने body temperature को एक constant level पे maintain करके रखते हैं. उनका बॉडी का टेम्परेचर एनवायरमेंट के बॉडी के टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा. सराउंडिंग्स में टेम्परेचर कुछ भी हो, दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट अ सर्टेन लेवल. ठीक है, वो हमारे होंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स. द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स
When changes with the temperature of the environment, they are known as cold-blooded animals. Examples: frogs. तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट टेम्परेचर। अगर एनवायरमेंट में या सराउंडिंग्स में टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो उन एनिमल्स का भी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या फिर एक्टोथर्मिक एनिमल्स। उसका एग्जाम्पल है फ्रॉग्स। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर फॉर एनिमल्स, कि एनिमल्स पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। द नेक्स्ट इज माइग्रेशन। टेम्परेचर इज ऑल्सो फैक्टर इन द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स. It is known as the thermal migration. If temperature changes the locomotory animals or birds, if temperature changes, the locomotory animals or birds may change their places for a temporary period and come back to their original ecosystem when the weather changes. माइग्रेशन क्यों करते हैं बर्ड्स? जैसे कि हमने सुना है कि साइबेरियन क्रेन्स होती हैं या अदर अदर बर्ड्स होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू डिफरेंट प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे डोंट माइग्रेट परमानेंटली बट एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपना हैबिटेट चेंज करते हैं। वो क्यों करते हैं? बिकॉज टेम्परेचर उस प्लेस का जब उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है या वो उस टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं तो वो वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो टेम्परेचर इज अ फैक्टर इन द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। तो इट इज नोन एज थर्मल माइग्रेशन। इस टाइप के माइग्रेट जब एनिमल्स टेम्परेचर की वजह से माइग्रेट करते हैं उसको हम थर्मल माइग्रेशन बोलते हैं। इफ टेम्परेचर चेंजेस, अगर टेम्परेचर की वजह से एनिमल्स और बर्ड्स अपने प्लेस को फॉर अ टेम्परेरी पीरियड चेंज कर लेते हैं और दोबारा वापस आ जाते हैं अपने ओरिजिनल इकोसिस्टम पे जब वेदर चेंज हो जाता है तो उसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन परमानेंट नहीं होता है। माइग्रेशन इज कि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए माइग्रेट करते हैं टू अ डिफरेंट प्लेस जहाँ पे उन्हें फेवरेबल टेम्परेचर मिले, फेवरेबल हैबिटेट मिले फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल इकोसिस्टम पे आ जाते हैं जैसे ही टेम्परेचर या फिर वेदर नॉर्मल हो जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Now the next abiotic factor, that is water. Okay, now we'll study about water. Life is never possible without water. So water is a very important abiotic factor in an ecosystem. The amount of water present in the area decides the type of ecosystem to be developed there. The first line is itself quite obvious कि life will not be possible without water. Water एक बहुत important abiotic factor है हमारे ecosystem में. The amount of water present in an area decides the type of ecosystem to be developed there. एक जगह पे कितना अमाउंट ऑफ वाटर है वो ही डिसाइड करेगा कि वहाँ पे किस टाइप का इकोसिस्टम डेवलप कर पाएगा। अगर वाटर अबंडेंस में है देन इट विल बी सॉरी इट विल बी एक्वेटिक इकोसिस्टम। अगर वाटर बहुत कम है, लाइक बहुत ज्यादा कम है, मिनिमल है, तो हम उसे डेजर्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। ठीक है। In this regard, sometimes aquatic ecosystems also develop. Example, pond and lake ecosystems. Right? कि अगर वाटर ज्यादा होगा या एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में होगा तो हम उसे वाटर या पॉन्ड लेक इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। If for a longer period, due to any reason, a huge amount of water got deposited and replenished repeatedly due to rainfall, etc., then through the process of succession, an aquatic ecosystem develops and gets established there. इसका मतलब क्या है कि अगर एक लंबे टाइम के लिए किसी भी वजह से या तो वहाँ रेनफॉल ज्यादा हो रही है या वहाँ पानी डिपॉजिट हुए जा रहे हैं या फिर किसी रिवर की वजह से, रिवर के थ्रू आ रहे हैं या रेनफॉल के थ्रू आ रहे हैं, किसी जगह पे अगर एक लॉन्गर टाइम के लिए पानी रुक रहा है या वहाँ पे लेवल ऑफ वाटर मेंटेन हो पा रहा है, तो इस प्रोसेस से क्या होगा कि वहाँ पे प्रोसेस ऑफ सक्सेशन होगा। सक्सेशन क्या होता है कि वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप होना शुरू होगा और वो इकोसिस्टम एक एक्वेटिक इकोसिस्टम होगा क्योंकि वहाँ वाटर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे उसी टाइप के एनिमल्स ग्रो करेंगे, उसी टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे, तो वहाँ पे एक एक्वेटिक इकोसिस्टम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है।
इतना आई थिंक क्लियर हो। सक्सेशन हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है एग्जैक्टली, बट सक्सेशन आप भी ये समझ सकते हो कि किसी भी चीज को इस्टेब्लिश करना किसी एक जगह पे फ्रॉम द जीरो लेवल, वहां से हम उसको शुरू कर रहे हैं, उसको डेवलप करना या एस्टेब्लिश करना, उसे हम सक्सेशन बोलेंगे। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम डेवलप्स एंड गेट्स एस्टेब्लिश्ड। ये सिंपल लैंग्वेज में हमारा एक्वेटिक सिस्टम का सक्सेशन हुआ। नेक्स्ट इज बिसाइड्स फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, plants need water for their circulation of minerals throughout its body। अच्छा, अब फोटोसिंथेसिस और अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को छोड़ दें तो बेसिक रिक्वायरमेंट वाटर की इसलिए भी है क्योंकि हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं उसको सर्कुलेट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी वी नीड अ फ्लूइड मीडियम। So water provides that fluid medium, and water is necessary for the circulation of minerals throughout your body. Water is also an essential requirement for animals for their metabolic activity. बहुत obvious है कि हमारी metabolic सभी metabolic activities में we need water as an essential component. Water regulates the body temperature of both plants and animals. वाटर जो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हम स्वेटिंग क्यों होती है? इट इज बिकॉज आवर बॉडी इज ट्राइंग टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। प्लांट्स के साथ भी यही होता है, प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन होती है तो वो इट इज बिकॉज प्लांट्स नीड टू मेंटेन देयर टेम्परेचर। So water in the form of rainfall is also needed by the ecosystem. Water like rainfall is very necessary for the ecosystem. It maintains the humidity and content of moisture in the atmosphere. Rainfall से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में सॉइल में हमारी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर जो है वो मेंटेन रहता है। The amount of rainfall also decides the kind of plants to grow over there. Example, deciduous forests, evergreen deserts, etc. तो जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसमें भी वेरिएशन होता है। कुछ एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, कुछ डेसिडुअस होते हैं, कुछ डेजर्ट्स होते हैं। तो वो किस वजह से डिसाइड हो रहा है? वहाँ की अमाउंट ऑफ रेनफॉल से, कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना हो रहा है उस एरिया में। ठीक है, उससे हमारा ये पता लगेगा कि किस टाइप ऑफ प्लांट, कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करेंगे वहां पे। तो उससे हमारा फॉरेस्ट टाइप डिसाइड होगा। तो इसीलिए अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज रेनफॉल इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिसाइड्स कि कौन सा प्लांट कहाँ ग्रो करेगा। with the type of vegetation, different type of animals also started living in that particular geographic area। जिस टाइप का वेजिटेशन होगा उसी टाइप के एनिमल्स वहाँ सरवाइव करना शुरू करेंगे, उसी टाइप का सक्सेशन होगा वहाँ, उसी टाइप के बैक्टीरियाज, एनिमल्स, एवरीथिंग। तो जिस जैसा जैसा वहाँ टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट होगा वैसे ही वहाँ एनिमल सरवाइव करेंगे। वाटर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल लाइव्स। Some plants can grow in a less humid area, whereas some other plants need more moisture in the environment. तो जैसे कि हम अभी पढ़ते आ रहे हैं कि हर प्लांट की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिनरल्स हो। तो वाटर जो है एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है कि कुछ प्लांट्स को लेस ह्यूमिड एरिया में सरवाइव करना है, कुछ प्लांट्स जो होंगे वो मोर मॉइस्चर कंटेंट उनका बेसिक रिक्वायरमेंट होगा तो वो वहां पर सरवाइव करेंगे। सम प्लांट्स कैन ऑल्सो यूज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरमेंट। एग्जाम्पल एपिफाइट्स, ऑर्किड्स, लाइकन्स, मॉसेस एक्सेट्रा। तो प्लांट्स एज वी नो मॉइस्चर जो होता है वो सॉइल से लेता है, ठीक है। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर को डायरेक्टली ले लेते हैं, मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को यूज कर लेते हैं। उसके एग्जांपल्स हैं एपिफाइट्स, ऑर्किड्स, लाइकन्स एंड मॉसेस। और कुछ some other need it in the form of liquid from the underground by the process of absorption। Example, higher plants। तो दो तरीके से वो लोग मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि सॉइल से लेते हैं। तो जो सॉइल से लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो वो
उसका एग्जांपल है हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स हमेशा अंडरग्राउंड वाटर या फिर सॉइल से वाटर को लेंगे इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड बाय द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वो होंगे हायर प्लांट्स। कुछ प्लांट्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली मॉइस्चर को लेंगे और उनके एग्जांपल्स होंगे एपिफाइट्स, ऑर्किड्स, लाइकन्स, मॉसेस, एक्सेट्रा। क्लियर? दिस वाज अबाउट वाटर। नेक्स्ट, अच्छा हमने टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर पढ़ लिया। Now we will, these were the climatic factors. Now it is, we'll study about the edaphic factors. Soil. The soil is a natural resource and provides a platform for plants to grow and animals to dwell on it. Soil का क्या role है? It helps the plants, it provides a platform for plants to grow and also for the animals to grow or dwell on it. Thus, the fertility and quantity of soil decide the type of vegetation in that area. To be more specific, the pH of the soil is the deciding factor. So the fertility and quantity of soil decide the type of vegetation in that area. Specifically, the pH of the soil is the deciding factor. कि किस type of like what type of vegetation will dwell in that area या किस type of vegetation को हम grow कर पाएंगे उस area में, ये क्या decide करता है कि उस soil की fertility क्या है या क्वांटिटी ऑफ सॉइल क्या है वहाँ पे। तो मेनली जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा पीएच क्या है उस सॉइल का। इफ द पीएच ऑफ द सॉइल इज लेस देन 7 then it is acidic soil. If the pH is more than 7 then it is alkaline soil. Thus, the acidity and alkalinity of the soil decides the number and kind of plants and animals to stay over there. But needless to say, neutral soil, that is when the pH changes from 6.5 to 7.5, is the preferred condition for the most living organisms. तो pH हमने सबको पता है कि 7 जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, लेस देन 7 इज एसिडिक, मोर देन 7 इज अल्कलाइन। तो जब हमारे सॉइल का pH लेस देन 7 होगा वो हमारी एसिडिक सॉइल होगी। pH ऑफ 7 इज मोर देन 7 तो हमारी अल्कलाइन सॉइल होगी। तो एसिडिटी और अल्कलिनिटी जो होती है सॉइल की वही डिसाइड करती है कि व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स कैन ग्रो। कुछ प्लांट्स एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स अल्कलाइन में ग्रो करते हैं, बट मोस्टली प्लांट्स प्रेफर अ न्यूट्रल पीएच दैट इज फ्रॉम 6.5 टू 7.5। ये एक न्यूट्रल सॉइल का पीएच रेंज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल सॉइल का पीएच रेंज क्या होता है? 6.5 टू 7.5। तो इस रेंज को मोस्टली प्लांट्स या एनिमल्स प्रेफर करते हैं फॉर देयर लिविंग। तो एक न्यूट्रल सॉइल विल गिव अ मोर प्रोडक्टिव और विल बी अ मोर प्रोडक्टिव और फर्टाइल सॉइल। ठीक है। Soil is also associated with different kind of minerals and nutrients. Some are required in more quantities and are called macronutrients, and some are micronutrients which are required in small quantities. तो soil में different kind of minerals and nutrients present होते हैं। कुछ हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, कुछ हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे स्मॉल क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सब हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं लाइक आयरन, बोरॉन, जिंक, मैंगनीज। देयर आर प्लेंटी एग्जांपल्स, बट ये कुछ एग्जांपल्स हैं माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। They also play a vital role in the development and sustenance of an ecosystem. जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ एन इकोसिस्टम। ऑब्वियसली दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होती है हमारे एनवायरनमेंट में। तो एट एवरी स्टेज दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड अदर मिनरल्स they also help in the sustenance of the ecosystem. The texture of the soil is also playing a key role. किस टाइप की सॉइल है, क्या टेक्सचर है सॉइल का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अलग अलग टेक्सचर की सॉइल्स में अलग अलग प्लांट्स ग्रो करते हैं।
तो हमारी टेक्सचर ऑफ सॉइल क्या क्या है? रॉकी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज, माइनिंग एरियाज एटसेट्रा। अलग अलग एरियाज है हमारे सॉइल के। रॉकी एरियाज में रॉकी सॉइल होगी या फिर जिसमें पेबल्स वगैरह ज्यादा होंगे, स्वैम्पी एरियाज होंगे। माइनिंग एरियाज की सॉइल जो होती है वो काफी बैरन होती है। तो डिफरेंट टेक्सचर्ड सॉइल विल अलाउ डिफरेंट टाइप ऑफ biotic factors or organisms to grow and establish themselves in that ecosystem. अब सॉइल एक सबस्ट्रेटम की तरह एक्ट करती है जिसमें प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। तो सॉइल में किस टाइप ऑफ कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कौन से टाइप ऑफ प्लांट्स ग्रो करेंगे या कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेंगे, तो वो डिपेंड करता है सॉइल के टेक्सचर पे। तो हमने सॉइल में क्या क्या पढ़ा कि सॉइल का मॉइस्चर, सॉइल का पीएच, सॉइल का टेक्सचर, दिस विल डिसाइड द टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स that will dwell in that soil or that will grow in that soil. Clear? ये था हमारा edaphic factor, that is soil. ओके, ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे सेक्शन का जो सॉइल का हमने लिया हुआ है। वेट एक सेकेंड। ओके, तो हमारे जो सॉइल होती है उसमें डिफरेंट होराइजन्स फॉर्म होता है। ये उनका रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट इज द ओ होराइजन, जिसमें हम जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर होती है। देन इज द ए सरफेस, जहाँ पे हमारे प्लांट्स के रूट्स आते हैं। नेक्स्ट इज द बी सबसॉइल, सी सी इज द सबस्ट्रेटम और आर होता है हमारा बेड रॉक। ये एक रिप्रेजेंटेशन है about the horizons of the soil, and every horizon has a different texture of soil present. You have to learn this the horizons and their name. O horizon, A horizon, B, C and D. B is also known as the subsoil, C is known as the substratum, R refers to the bedrock. Clear? Okay, so this will be it for this lecture. We will continue with the ecological pyramids in the next lecture. And in this lecture, we have studied about these components, that is the climatic factors, the edaphic factors, and the about the abiotic factors in the first lecture. So this all completes the components of ecosystem. In the next lecture, from the next lecture, we will study about the ecological pyramids. I hope till now everything would be very clear. And if there are some doubts, you can ask. Thank you.